हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, यानी किसी तत्व की परमाणु संख्या कितनी होती है, उसमें कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। इस चीज को मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था और साथ ही ये बताया था कि प्रत्येक परमाणु में कितने कक्षाएं होती है, उसके कक्षा के अंदर कितने उप कक्षाएं होती है। इस वीडियो के बारे में, इस सब के बारे में हमने पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किया था और साथ में ये भी निकाला था कि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, ये मैंने बताया था आप लोग को। और प्रत्येक कक्षा में 4 उप कक्षा होते हैं, पहला S, दूसरा P, तीसरा D और चौथा F, यानी SPDF, जिसमें S में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है, P में 6 गो रहता है, D में 10 गो रहता है और F में 14 गो इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है। और वह पूरा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किसी परमाणु में क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। हम लोगों ने इसके बारे में पिछले वीडियो में चर्चा कर लिया था और आज की वीडियो में उसके आगे हमने हेडिंग क्या डाला है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, यानी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में इस क्लास में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस तत्व के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पिछले वीडियो हमने देखा था कि निष्क्रिय गैसों में जो भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पहुंचा था, उस कक्षा के जो भी सबसेल था, उस सबसेल को पूर्ण रूप से भर दिया था। जैसे किसी में S में गया था तो S को पूर्ण से भर दिया था, किसी में P में गया था तो P को पूर्ण से भर दिया था। अर्थात S और P दोनों को जोड़ते थे तो कितना मिलता था, हमें 8 मिलता था। यानी पूरे तत्व में निष्क्रिय गैसों का ही एक ऐसे परमाणु है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अपने कक्षा को और अपने उप कक्षा में उपस्थित अपने कक्षा में उपस्थित उप कक्षाओं को पूर्ण रूप से भर देता है। तो और उसी की सहायता से हम आज के वीडियो में हम बताएंगे कि आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे निकालेंगे, किसी कक्षा के किसी तत्व के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम ये जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे लेते हैं कि कौन कौन सा जैसे तत्व है। जैसे हम लोग पहला तत्व लेते हैं हाइड्रोजन, दूसरा है कार्बन लिए, तीसरा नाइट्रोजन लिए, चौथा ऑक्सीजन लिए, पांचवा फ्लोरीन ले लिया और उसके बाद क्लोरीन हमने लिया, उसके बाद ब्रोमीन लिया हमने, उसके बाद आयोडीन हमने लिया। इसकी परमाणु संख्या 1 होती है, इसकी 6 होती है, इसका 7 होता है, इसका 8, इसका 9, इसका 17, इसका 35 और इसका कितना होता है, इसका होता है 53। कितना होता है परमाणु संख्या, 53 होता है। और साथ में हम लोगों ने ये भी जाना था कि किसी तत्व में जितना उसकी परमाणु संख्या होती है ना, उतना इसमें प्रोटॉन भी होता है और उतना इसमें इलेक्ट्रॉन भी होता है। प्रोटॉन तो उस तत्व के अंदर जो नाभिक, जो परमाणु होता है ना, उस परमाणु के नाभिक में मौजूद रहता है प्रोटॉन, और ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, उस नाभिक के चारों ओर एक वृत्तीय कक्षा में घूमते रहता है, जिसमें मौजूद होती है उप कक्षा SPDF, यानी SPDF में भर करके वो पूर्णतः चारों तरफ का घूमना शुरू कर देती है। कौन, इलेक्ट्रॉन। तो आइए देखते हैं। जैसे इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है ना, यानी 1 इलेक्ट्रॉन है। साथ में थोड़ा सा जानेंगे ये चीज एक बार और। S में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, P में 6 होता है, D में 10 होता है और F में 14 इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम ऊपर से आएंगे ना, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ऊपर से आएंगे तो कौन मिलेगा, 1s मिलेगा। कौन मिलेगा, 1s मिलेगा। और s में कितने इलेक्ट्रॉन रहता है, 2, लेकिन उसके पास क्या होगा, 1, तो 1 देगा। याद रखिएगा। हाइड्रोजन तत्व के उप कक्षा में कम इलेक्ट्रॉन रह सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14 हो सकती है, लेकिन S में कभी 3 नहीं होगा, P में कभी 7 नहीं होगा, D में कभी 11 नहीं होगा, F में कभी 15 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। याद रखिएगा इस चीज को।
चलिए बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, और 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो हम शुरू करेंगे ऊपर से, तो कौन मिलेगा? 1s मिलेगा। 6 इलेक्ट्रॉन है तो 3 को तो रख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करना है, 2 से ज्यादा नहीं रहता है, यानी पहले का s मिलेगा ना, यानी 1s, s में रहता है 2 गो, तो 2 गो निकल गया 6 में से, तो बच्चा को 4 गो। फिर इसके आगे कुछ नहीं मिलेगा ना, तो इस पुनः दूसरा लाइन में आएंगे, और दूसरा लाइन में आएंगे तो क्या मिलेगा? 2s मिलेगा। और क्या करेंगे? 2s को भी हम भर देंगे 2 गो, यानी अभी बचा हमारे पास 2 गो बचे, यानी 2 गो 2 गो 4 गो बचा 2 गो। इसके बाद कोई तत्व नहीं है, तो ऊपर से आएंगे तो क्या मिलेगा? 2p मिलेगा, यानी क्या मिलेगा? 2p मिलेगा, यानी 2 बचा था 2 को दे दिया। उसी प्रकार नाइट्रोजन में देखेंगे तो क्या मिलेगा? 1s2, फिर इसमें खत्म होगा, दूसरा में आएंगे तो क्या मिलेगा? 2s2, फिर दूसरा खत्म होगा, तीसरा में आएंगे ना, इसके पास 7 को था तो 4 को दे दिए, तो 2p3 मिलेगा। उसी प्रकार इसमें करेंगे 1s2, 2s2, 2p4 मिलेगा। इसमें करेंगे तो 1s2, 2s2, 2s2, 2p5, और उसी प्रकार इसमें आएंगे ना तो क्या मिलेगा? 17 है ना, यानी ऊपर से भरेंगे ना तो क्या मिलेगा? 1s2, 17 में से 2 को निकल गया, बचा 15 को, फिर नहीं है, फिर दूसरा लाइन में आएंगे तो क्या मिलेगा? 2s2, यानी 17 में से 4 निकल गया, बचा 13। उसके बाद आएंगे यहाँ से 2p में आएंगे, किसमें? 2p में, p में क्या रहता है? 6 गो, तो हमने 6 को दे दिए, 2 2 4 6 10। अब क्या बचा? 7 को बचाना, तो 2p के बाद कौन मिलेगा? 3s मिलेगा। 3s में हम 2 को दे दिया, तो 10 2 12 बचा के वो 5 गो। उसके बाद 3s भी खत्म, चौथा लाइन में आएंगे तो क्या मिलेगा? 3p मिलेगा, यानी 3p को हमने कितना दे दिया? 5। उसी प्रकार इसमें भी करेंगे 1s2, फिर दूसरा में आएंगे 2s2, तीसरा में आएंगे 2p6, फिर आएंगे इसमें क्या मिलेगा? 3s2, फिर चौथा लाइन में आएंगे तो कौन मिलेगा? 3p6 मिलेगा, यानी 2 2 4 6 10 2 12 6 18। उसके बाद आएंगे तो कौन मिलेगा? 4s2, 4s2, और 4s2 के बाद 18 2 20, अभी क्या बचा है जी? 15 बचा है ना, तो उसके बाद इधर से आएंगे तो कौन मिलेगा? 3b10, यानी 20 10 30 बचा का होगा 5 गो, यानी इसके बाद आएंगे तो कौन मिलेगा? 4p5। एक काम करते देखो ना, 3 यहाँ है और यहाँ बीच में कौन घुस गया? 4, बीच में प्रवेश कर गया है 4, तो हम क्या करते हैं? 4 को एक साइड कर लेते हैं, 3 को पहले एक साइड कर लेते हैं, यानी इसको करेंगे ना तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और देखो ना बीच में 4 था ना, तो 4 की साइड करते, 3 को पहले एक जगह कर लेते हैं, 3d10, 3d10, उसके बाद 4s2 और 4p5। उसी प्रकार इसको भी निकालेंगे, आप निकाल लीजिएगा। पुनः ऐसे करना है, पहले इसको भर देना है, जब ये भर जाएगा ना पुनः इसको भरना है, फिर यहाँ शुरू करना है, इसको भरते भरते यहाँ तक आना है, जब ये भी भर जाएगा तो पुनः यहाँ शुरू करते करते ऐसे चलना है, जो मैंने आपको इस डायग्राम के माध्यम से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले भरने के बाद दूसरे लाइन में आपको प्रवेश करना है। उसी प्रकार क्या कीजिएगा? आयोडीन का भी निकाल लीजिएगा। चलिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो मैंने पिछले क्लास में बता दिया था। इस क्लास में हमारा प्राथमिकता क्या है? बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और उस इलेक्ट्रॉनों की संख्या के माध्यम से हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। किसी भी कक्षा में हम देखते हैं, जैसे मान लो कि वह अंत में किस कक्षा में गया ना, तो देखेंगे कि कोई तत्व का जो भी परमाणु है ना, उस परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो उस इलेक्ट्रॉन उसके किस कक्षा में प्रवेश किया अंत में। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को देखेंगे, तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा तो एक है ना, दूसरा नहीं है ना, तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है एक, तो हमने क्या किया? एक को दे दिया, इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद कार्बन देखो 1 में 2 2, यानी दूसरा में गया ना, जब दूसरा में गया है तो पहला को नहीं देखेंगे, तीसरा में नहीं है, इसका मतलब दूसरा बाहरी कक्षा हुआ, तो दूसरा में एस और पी को देखना है, डी और एफ को नहीं देखना है। किसी में मान लीजिए एस में भी गया, डी में भी गया, पी में भी गया, एफ में भी गया, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एस और पी को ही देखना होता है। तो इसमें एस और पी दोनों जगह 2 गो कितना हो गया? 4 गो, यानी कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 गो इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 गो, याद रखिएगा। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा दूसरा है, अब दूसरा में देखेंगे ना तो क्या मिलेगा? 2 गो और 3 गो 5 गो, यानी नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 5 गो। कितना हो गया?
2 3 4 5। उसी प्रकार ऑक्सीजन की बारीक कक्षा में दूसरे में गया ना तो 2 गो 4 गो 6 गो, यानी ऑक्सीजन में देखेंगे 1 1 2 3 4 5 6। अब ये बात मत सोचिएगा कि हम इधर एक, आप कहीं भी 6 को दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी 6 को पूजा सकते हो। आगे देखते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन में कितना है जी, दूसरा में देखते हैं ना 2 गो 4 गो 2 गो 5 गो 7 गो, यानी फ्लोरीन में कितना हो गया 7 गो, 1 2 3 4 5 6 और ये कितना हो गया 7। उसी प्रकार क्लोरीन में देखेंगे ना, जब तीसरा में गया है ना तो अब दूसरा को नहीं देखेंगे, इसमें दूसरा इसलिए दिख रहा था ना क्योंकि तीसरा नहीं था। अब इसमें जब तीसरा गया ना तब दूसरा को नहीं देखना है, ठीक। तो दूसरा में तीसरा देखेंगे तो एस में 2 है और पी में कितना है 5 है, यानी दोनों कितना हो गया 7 हो गया, यानी क्लोरीन में हो गया 7 में 1 2 3 4 5 6 और ये कितना हो गया 7। उसी प्रकार ब्रोमीन में देखो, अब यहाँ पर देखो चौथा में चल गया, जब चौथा में चल गया तो तीसरा को नहीं देखना है, यानी 12 का कौन है चौथा, तो चौथा में एस और पी दोनों को देखेंगे तो एस में 2 है और पी में कितना है 5 है, यानी कितना हो जाएगा ब्रोमीन में भी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगी 5 हो जाएगी, याद रखिए। उसी प्रकार आयोडीन, सॉरी 7 मत जी, उसी प्रकार आयोडीन में देखेंगे तो आयोडीन में बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 7 बार। और भी सही कई सारे तत्व है, यानी हमको इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ा क्योंकि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता नहीं था। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या रखने से अच्छा है कि हम लोग निकालना सीख लिया, और अब निकालना हमने आपको आसानी से सिखा दिया। यदि पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे तो यह वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा इसको मिटाते हैं, अब देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे निकालते हैं। चलिए चलिए अब यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे निकालते हैं। तो मैंने बताया क्या इसी में किसी का भी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या 8 गो है जी, नहीं है। किसी में 1 गो में है, किसी में 4 गो है, किसी में 5 गो है, किसी में 6 गो है, किसी में 7 गो है। लेकिन किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है 7 से ज्यादा नहीं है, यानी 8 गो नहीं है। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि अपने नजदीकी तत्व के जैसा, हम निष्क्रिय जो तत्व होता है ना उसके जैसा बनने का प्रयास करें। अब उसके जैसा क्यों बनेगा तो समझिएगा इधर। जैसे हम याद कीजिए, ये हाइड्रो सॉरी हीलियम है, ये है नियॉन है, ये आर्गन है, ये क्रिप्टॉन है, ये जेनॉन है, ये क्या है रेडॉन है। इसके परमाणु संख्या 2 होती है, 10 होती है, 18, 36, उसके बाद क्या होती है 54, उसके बाद क्या होती है 86 होती है। तो सबसे पहले देखेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 होती है ना, तो इसमें से किसके नहीं दिखे हीलियम नहीं दिखे, यानी वो किसकी तरफ बनना चाहेगा हीलियम की तरह। तो हीलियम के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है 2 होती है, और इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना 1 है। इसका मतलब इसको 2 होने के लिए 1 की कमी है, यानी सोचेगा कि कोई मेरे को दे देगा तो हम हीलियम की तरह निष्क्रिय भी हम भी हो जाएंगे, यानी हम भी संतुष्ट हो जाएंगे। उसी प्रकार कार्बन को देखते हैं, तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है ना, यानी 2 और 10 के बीच में है। तो किसी को या किसी से 4 को ले लेगा तो किसकी तरह बन जाएगा नियॉन की तरह, यानी 6 गो 4 गो है और 4 को ले लेगा तो 8 गो कौन में रहता है नियॉन में, तो नियॉन की तरह। और 4 किसी को दे देगा तो बन जाएगा हीलियम की तरह। उसी प्रकार ऑक्सीजन में जैसे नाइट्रोजन देखिए 7 परमाणु संख्या ना, यानी नजदीक इसके आर्गन की तरह, यानी परमाणु संख्या इसको 7 होती है ना, यानी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या 5 है, यानी 3 को कोई दे देगा तो ये नियॉन की तरह अपना अष्टक पूरा कर लेगा। उसी प्रकार ऑक्सीजन भी नियॉन की तरह अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं फ्लोरीन का, तो ये भी नियॉन के पास है। बात करते हैं क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होती है, तो यह 18 के पास मिलेगा, ना कि नियॉन के पास। अब ये बनने का प्रयास करें किसके जैसा नियॉन के जैसा, और सॉरी आर्गन के जैसा। अब आर्गन के जैसा बनने के लिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन कम है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यानी क्लोरीन सोचेगा यदि मेरे को कोई 1 दे देगा ना तो हम भी स्टेप पूरा कर लेंगे और हम भी आर्गन की तरह हम भी संतृप्त हो जाएंगे। उसी प्रकार ब्रोमीन का परमाणु संख्या 35 होता है, और 35 किसके पास है 36 के, यानी क्रिप्टॉन के पास, यानी ये भी कोई इसको दे देगा तो यह क्रिप्टॉन के जैसा बन जाएगा। आयोडीन को देखें, आयोडीन होता है 53 जो जेनॉन की तरह बनने का प्रयास करता है।
यानी इसके पास खुद का नहीं है, लेकिन यह बनने का प्रयास करता है नियॉन की तरह। जब खुद का नहीं है तो फिर सोचेगा कि हम किसी से ये ले ले या साझा कर ले, या तो कोई हमको दे दे, अन्य तो साझा कर ले, हम उसको भी एक दे देंगे और वो भी मेरे को एक दे दे, मेरा भी काम और उसका भी काम हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे हमने क्या किया, कार्बन को लिया, क्या लिया, कार्बन को लिया। कार्बन के 12 के इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी है, 4 को। तो हमने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ हमने क्या किया, दे दिया। बाहरी के इलेक्ट्रॉनों संख्या कितना मिल गया, 4 मिल गया। अब एक बताइए, इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको। कैसे घूमते फिरता नाइट्रोजन इसके पास है, सर हाइड्रोजन इसके पास आया, कौन आया, हाइड्रोजन इसके पास आया। अब हाइड्रोजन सोचेगा कि इसके पास भी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी हाइड्रोजन की एक की कमी है, यानी सोचेगा कि मेरे को कोई एक दे देगा, तो हम हीलियम की तरह पूरा तरह से क्या बन जाएंगे, संतृप्त हो जाएंगे। लेकिन एगो दे देगा तो ये भी सोचेगा कि हम भी एगो लेंगे, लेकिन जैसे एगो लिया तो इसका तो 5 हुआ ना, कितना करना है, 8 को पूरा करना है, लेकिन इसका वो कितना रहा है, 5 हो रहा है, यानी इस तरह से संतृप्त नहीं हो पाएगा। यानी इसको संतृप्त करने के लिए 4 गो हाइड्रोजन का आवश्यकता पड़ेगी, यानी 3 और हाइड्रोजन का आवश्यकता पड़ेगी। तो ये कार्बन बोलेगा हाइड्रोजन से, तू जाओ और जा करके 3 हाइड्रोजन को लेकर और आओ, और इस तरह से हम तुम तीनों हाइड्रोजन को एक एक दे देंगे और तुम लोग भी मेरे को एक एक दे देना। इस तरह से तुम चारों हाइड्रोजन भी संतुष्ट और हम कार्बन भी कह देंगे, हम भी संतुष्ट हो जाएंगे। यानी इस तरह से चारों हाइड्रोजन आया और चारों तरफ से इसको घेर लिया, और हाइड्रोजन बोलेगा कि तुम मेरे को एगो दे दे, इसको क्या किया, एगो दे दिया। एगो और एगो कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन इसके पास 2 हो गया, और 2 जैसे हुआ तो किसकी तरफ बन गए, हीलियम की तरह, ये वाला हाइड्रोजन बन गया। उसके बाद ये वाला दोनों बनेगा तो ये भी हाइड्रोजन हीलियम की तरह बनेगा, उसी प्रकार ये भी बनेगा और उसी प्रकार ये भी बनेगा। तो एक बात बताइए, जब ये चारों हाइड्रोजन कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो यहाँ पर तो भाई बात हुआ था कि साझा करने का, यानी हम देंगे तो वो भी देगा, यानी कार्बन जो चारों को एक एक दिया है ना, तो क्या करेगा, कार्बन चारों से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। उस प्रकार गिनो तो इस कार्बन बस अपना 4 गो था, एगो ये लिया 5 गो, एगो 6 गो, एगो 7 गो, एगो 8 गो, यानी कार्बन के पास भी अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 गो, और 8 गो होकर किसके तरह बन गया, नियॉन की तरह। हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 गो, और 2 गो लेकर कितना हो गया, हीलियम की तरह, और ये दोनों मिला तो कार्बन का बना, कार्बन 1 है और हाइड्रोजन का हो गया 4 है, यानी CH4 बना लिया। क्या बना लिया, ये मिल करके आपस में मित्रता किया और मित्रता करके CH4 बनाया। याद रखिएगा क्या बनाया, CH4 बनाया, और यह यौगिक सह संयोजक यौगिक कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि ये जो बना है ना, साझा करके बना है, किस चीज का, तो इलेक्ट्रॉनों का साझा किया। देख रहा है जी, एक दे रहा है तो एक ले रहा है, यानी क्या किया, दोनों आपस में साझा किया, और साझा करके क्या बनाया, अमोनिया, सॉरी मेथेन बना लिया। उसी प्रकार आप सोचोगे कि सिर्फ हाइड्रोजन ही क्यों लेंगे भाई, दूसरे भी तो ले सकते हैं। तो काम करते हैं, हम कार्बन है, इसके 2 तरफ हमने क्या किया, एक तरफ इधर क्लोरीन कर दिया, एक इधर क्लोरीन कर दिया, इधर हाइड्रोजन कर दिया और एक इधर हाइड्रोजन कर दिया। यानी कहीं ना कहीं बच गया। इस क्लोरीन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 7 है। इसके भी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 7 है। लेकिन इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना। यानी क्लोरीन को अष्टक पूरा करने के लिए 8 गो चाहिए, कार्बन को अष्टक पूरा करने के लिए 8 गो चाहिए। हाइड्रोजन अपना द्वितीयक में ही संतुष्ट रहता है, क्योंकि वह हीलियम की तरह ही बनना चाहता है। तो याद रखिए, ये हाइड्रोजन जैसे जाएगा ना, तो ये क्लोरीन को 2 लेकर आया और एक हाइड्रोजन को लेकर आया, यानी कितना बन गया। अब एक बात बताइए, ये क्या करेगा, एक क्लोरीन इसको 1 दे देगा, मतलब क्लोरीन कार्बन से को ले लेगा, यानी कि 7 गो इसका हो गया, 1 इसका हो गया, कितना हो गया, 8 गो। अब उसी प्रकार 7 गो उसका था, 1 इससे ले लिया, कितना हो गया, 8 गो। उसी प्रकार इसका भी कितना हो गया, 8 गो, और इसका 2 गो, इसका भी कितना हो गया, 2 गो। इस प्रकार से देखें तो दोनों क्लोरीन में भी कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, और दोनों हाइड्रोजन ने भी
कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, इस तरह से इस क्लोरीन का भी 7 गो एगो 8 गो, 7 गो एगो 8 गो, एगो एगो 2 गो, एगो एगो 2 गो, लेकिन अकेले कार्बन क्लोरीन और हाइड्रोजन तो दोनों दिया है ना, दोनों को दिया है, तो क्या करेगा इन दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन सॉरी ले लेगा, किससे, क्लोरीन और आर्गन से, हाइड्रोजन से। इस प्रकार देखा जाए तो ये हाइड्रोजन भी क्या बना लिया, 2 गो, 4 गो इसका है, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, तो कोई भी हो इसको इलेक्ट्रॉन से मतलब हो, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन से बनाएगा, क्लोरीन से बना सकता है, उसी प्रकार ब्रोमीन से भी बना लेगा, उसी प्रकार आयोडीन से भी बना लेगा, उसी प्रकार फ्लोरीन से बना लेगा। यानी मैंने क्लोरीन से लिया, आप काम करना इसके बाद हाइड्रोजन भी रख लेना, आप सीधे से काम करो, जहां जहां हाइड्रोजन है ना उसके जगह आप जो अब क्लोरीन भी रख सकते हो, लेकिन शर्त रहेगा क्योंकि हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो जब क्लोरीन आएगा ना तो अपने 7 इलेक्ट्रॉन साथ में लेकर आएगा और एक ले लेगा, तो क्लोरीन का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ऐसे 8 हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार हम दूसरा तत्व लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन को, तो एक बात बताइए, कार्बन के चारों तरफ हमने क्या किया, हाइड्रोजन दे दिया, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया, आए इसके पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने क्या किया, 6 को दे दिया। तो ऑक्सीजन जैसे आएगा ना, तो ये तो भाई ऑक्सीजन सोचेगा कि मेरे को कोई 2 को दे देगा ना, तो हम भी निष्क्रिय हो जाएंगे, यानी हम भी संतुष्ट हो जाएंगे, संतृप्त हो जाएंगे। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आपस में राय विचार करता है, और कार्बन बोलता है ऑक्सीजन से तुम जाओ और एक ऑक्सीजन और लेकर आ जाओ, यानी तुम 2 ऑक्सीजन और हम अकेले कार्बन, तुम दोनों ऑक्सीजन को 2-2 दे देंगे और तुम दोनों मेरे को 2-2 दे देना, यानी तुम 2-2 दे दोगे, दोनों मिलकर के मेरा 4 मिल जाएगा, और हम दोनों को 2-2 दे देंगे, यानी तुम दोनों का 2-2 मिल जाएगा, तुम भी 8-8 को और हम भी क्या जाएंगे 8 को, यानी ऑक्सीजन आया और इधर भी एक और ऑक्सीजन बैठेगा, इधर बैठ गया, इधर आकर के एक और ऑक्सीजन बैठेगा, यानी इसका भी 6 गो, इसका भी 6 गो, यानी इधर से लेना तो एक ही हो रहा है ना, इसलिए हम इसको उठा करके यहाँ पर डाल दिए और इसको उठा करके यहाँ पर डाल दिए, यानी 6 गो इसका है और 2 गो ले लिया इसके साथ, और ये क्या करेगा, ये 2 गो ले लेगा, यानी 6 गो ऑक्सीजन का था और 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इससे एक एक जोड़ था, इसलिए एक एक सजा किया था, ऑक्सीजन को अकेले 2 को चाहिए, इसलिए 2-2 का भी सजा कर लिए। कार्बन को देख यही विशेषता होता है, कोई भी हो, चाहे वो 2 को लेने वाला हो या 3 को लेने वाले हो या 1 को लेने वाले हो, सबसे सही साझा कर लेता है, एक यही सबसे बड़ी विशेषता है कार्बन की, जिसके कारण आज वर्तमान में इतने सारे कार्बनिक यौगिक हमारे बीच मौजूद है। यानी क्या किया, कार्बन 2-2 को दे दिया, तो कार्बन दोनों से 2-2 को लेगा भी तो, यानी 4 गो इसका था, 2 गो इसका ले लिया 6 गो, 2 गो इसका ले लिया 8 गो, यानी इस तरह देखिए तो कार्बन का भी 8 हो गया, ऑक्सीजन का भी दोनों का 8-8 हो गया। इस तरह से कार्बन 1 है और ऑक्सीजन का हो गया 2 है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोई जरूरी है क्या हम कार्बन लेंगे, हम कार्बन के अलावा दूसरा तत्व भी ले सकते हैं ना। आइए इस बार हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लेते हैं। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है जो मैंने दिखा दिया, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब एक बात बताइए, हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, क्योंकि एक होता है, एक एक जरूरत है ना, तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन मांगेगा, तो ऑक्सीजन का तो काम नहीं चलने वाला है ना, क्योंकि ऑक्सीजन एगो देगा तो फिर 1 ही लेगा, तो एगो लेगा तो इसके पास 7 को नहीं रहेगा, इसलिए ऑक्सीजन बोलेगा हाइड्रोजन से तुम 1 और लेकर आ जा, तो हाइड्रोजन 1 और इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, यानी और क्या करेगा, ये दोनों एक ही दोनों कार्बन से ऑक्सीजन से ले लेगा, यानी इन दोनों हाइड्रोजन 1-1 ले लिया और साथ में 6 इसका था, जब दोनों को 1-1 दे दिया है ना, तो दोनों से 1-1 ले लेगा भी। इस तरह से ऑक्सीजन को देखो तो 2 गो, एगो 3 गो, एगो 4 गो, सॉरी 6 गो, 7 गो, एगो 8 गो, ऑक्सीजन का 8 हो गया, हाइड्रोजन का 2-2 गो हो गया। इस तरह से क्या बना लिया, H2O बना लिया। एक दूसरे भी हम लेते हैं, क्या लेते हैं, दूसरा तो जैसे एक नाइट्रोजन ले लिए और एक और ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, हाइड्रोजन ले लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है, 8 होती है, सॉरी नाइट्रोजन बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या 5 होती है, तो 5 होगा ना, और हाइड्रोजन की तो 1 बताती है, नाइट्रोजन को तो 3 गो और आ सकता है, 3 गो को और जोड़ते हैं, तो नाइट्रोजन सोचेगा कि तुम 3 गो हाइड्रोजन मेरे पास आ जा,
और 3 को हाइड्रोजन जैसे इसके पास जाएगा ना, तो इसके पास कैपेसिटी है कि तीनों हाइड्रोजन को एक एक दे देगा और तीनों हाइड्रोजन से एक एक ले लेगा। यानी तीनों को दे दिया तो हाइड्रोजन भी खुश और तीनों से एक एक ले लेगा, तो इस तरह से नाइट्रोजन भी खुश। यानी इस तरह से क्या बना लिया, NH3 बना लिया। यानी इस तरह से अपना स्टॉक अकेले तो पूरा नहीं कर पा रहा है ना, लेकिन साझा करने से देखा जी प्रत्येक तत्व ये हीलियम गैस, हीलियम नियॉन आर्गन की तरह निष्क्रिय हो गया। यानी कौन तत्व, यानी कौन चीज, कौन आदमी नहीं चाहता है कि अपने पड़ोसी वाले के बराबर हम भी बने। सिर्फ वही कहानी यहाँ पर भी होता है। जैसे हम लोग में होता है ना कि मेरे पड़ोसी में यदि कोई आगे बढ़ जाता है ना, तो हम भी सोचते हैं कि हम भी मेहनत करके उसके तरह आगे बन जाए, चाहे वो मेहनत हम किसी से मिलकर करें या अकेले करें। उसी प्रकार ये भी क्या करे, अकेले तो नहीं कर पा बराबर ना, लेकिन क्या कर रहा है, 1 2 3 4 मतलब जितने तत्व हो पॉसिबल हो सब मिलकर क्या करते हैं, साझा करके वो अपना स्टेप पूरा करके इस नियॉन की तरह बनता है। और इस प्रकार जो साझा करके जो इलेक्ट्रॉन बना रहा है ना, तो उस प्रकार के तत्वों को हम उस प्रकार के यौगिक को क्या कहेंगे, सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सहसंयोजक यौगिक। सह मतलब होता है साथ, सह मतलब होता है साथ, संयोजक मतलब होता है जुड़ना, और यौगिक यानी एक साथ साझा करके यानी जुड़ करके जो यौगिक बना रहा है सहसंयोजक। देख लीजिए प्रत्येक यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा जी, CH2Cl2, इसका नाम देखोगे तो डाइक्लोरोमेथेन, इसका नाम हो जाएगा अमोनिया, ये हो जाएगा जल, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया मेथेन। इस प्रकार हम आप लोग को कुछ होमवर्क दे रहे हैं जो आप बनाइएगा। अगला एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें सल्फर और भी सारी जो इंपोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है ना, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक हम आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं CBr4 या CF4 और हो जाएगा ना, HIV कर लेना, HIV कर लेना, S5 भी कर लेना, या S5 S8, बस इतना ही 5-6 को कर लीजिएगा। अगले वीडियो हम लेकर आएंगे। आशा करते हैं ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको समझ में आ गया होगा। यदि एक बार में समझ में नहीं आया ना, तो 1 बार 2 बार 3 बार जरूर देखना। जब तक समझ में नहीं आया ना तब तक देखते रहना, और आशा करते हैं कि आपको समझ में आ ही जाएगा। इसको समझने के लिए आपको एक बार पिछला वीडियो को देखना पड़ेगा। तो एक बार और बोल रहे हैं कि एक बार पिछला वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला जो वीडियो आपको दिखेगा। ठीक है, तो आगे के वीडियो हम कल लेकर आएंगे। जय हिंद।